हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अक्की। दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारा क्रैश कोर्स पर वीडियो बनाया जा रहा है। क्रैश कोर्स की क्लास चलाया जा रहा है यूपीपीसीएस 2020 को टारगेट करके। तो आज ये हमारा इस वीडियो की सीरीज में ये हमारा हिस्ट्री पर वीडियो बन रहा है। तो सीरीज में ये 8वां वीडियो है। 8वें वीडियो में हम किसके बारे में लिखेंगे? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग तैयारी कंटिन्यू करना। दोस्तों, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से प्यार से तैयारी करते रहना। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में स्थापना होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, इस समय कभी कभी समकालीन शासक के बारे में पूछता है, तो समकालीन किसी बड़े शासक के बारे में पूछेगा, छोटे शासक के बारे में तो पूछेगा नहीं। छोटों को कौन ध्यान देता है? कोई नहीं ध्यान देता। तो इस समय बड़ा जो सल्तनत था वो दिल्ली सल्तनत था। बड़ा साम्राज्य क्या था? दिल्ली सल्तनत था। तो दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में पूछने लगे, मतलब किसके समकालीन, किसके समय में विजयनगर की स्थापना हुई। तो ऐसा जब आएगा तो आपको याद आ रहा होगा, ये किसका शासन पीरियड है? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या मतलब? मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन पीरियड है वो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी, तो उन्हीं के बीच में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। जो दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष होता है उसमें दिख रहा है यहाँ से कि मतलब टूटना भी शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं 1336 ईस्वी में स्थापना होती है। तो स्थापना कौन कराता है? स्थापना कराते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का ये 5 भाइयों के परिवार के सदस्य होते हैं। मतलब ये टोटल 5 भाई होते हैं, उसमें से 2 भाई हरिहर और बुक्का, ये दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराते हैं। और ये राजधानी जो बनाते हैं हम्पी को बनाते हैं। हम्पी इनकी राजधानी होती। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होती? हम्पी होती। राजधानियों के बारे में कई राजधानियाँ मिलती हैं। तो इनमें कई वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर कई वंशों ने लगातार क्रमवार शासन किया। तो कई वंशों ने अपनी राजधानियाँ जो हैं वो बदलती रही। तो इनकी कई राजधानियाँ हैं, जैसे विजयनगर हो गया। विजयनगर, एक हम्पी मैंने पहले ही बता दिया है। विजयनगर हो गया, चंद्रगिरी हो गया, चंद्रगिरी, और क्या, अनेगोंडी, वेनुगोंडा। ये इतनी सारी राजधानियों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल हम्पी याद रख लो, इतना ही बहुत है। बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये भी इसी के समकालीन था और इसी का प्रतिद्वंदी था। दोनों दक्षिण भारत में ही शासन कर रहे थे। ये 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसकी भी स्थापना आप देख रहे हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक में दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और उससे कई राज्य धीरे धीरे अलग होने लगे। जो दूर दराज के क्षेत्र अपने में मिलाया था, दूर दराज के क्षेत्र अलग होने लगे। तो देखते हैं इसकी स्थापना कौन करता है? हसन गंगू। हसन गंगू करता है। इस वंश का नाम बहमनी क्यों पड़ता है? बहमनी पड़ने का कारण है कि यह जब बैठता है गद्दी पर, सिंहासन पर बैठता है, तो ये हसन बहमन शाह के नाम से हसन बहमन शाह हसन बहमन शाह की उपाधि के साथ ये बैठता है। इसका पूरा नाम दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मतलब जो उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होता है। पूरा देख लेते हैं क्योंकि पूरा कभी कभी पूछ लिया जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठता है। इसी के कारण ये जो बहमन बीच में है, इसी के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा? बहमनी साम्राज्य पड़ा। और इसने जो राजधानी बनाई वो गुलबर्गा को बनाई।
गुलबर्गा। गुलबर्गा को राजधानी बनाया। ये दोनों, जैसा कि हमने देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन दोनों का उदय होता है। आगे देखते हैं अब एक एक के बारे में। पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन कराया था? 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने कराया था। बुक्का ने इसकी स्थापना कराया था। इस साम्राज्य पर कई वंशों ने लगातार शासन किया। ये क्रमशः कौन कौन से वंश थे देख लेते हैं। क्रम वाइज पूछा गया है तो क्रम याद करना, क्रम वाले से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्रम जरूर याद रखना। संगम वंश, उसके बाद शालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश। संगम वंश का जो टाइम पीरियड है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछा जा सकता है, मतलब एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, तो इसलिए ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं 1336 से, मतलब जो पहले वंश की स्थापना होती है वो संगम वंश ही होता है। 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, 85 ईस्वी तक संगम वंश का शासन होता है, और 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक शालू वंश का शासन होता है, और तुलु वंश का 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन होता है, और अराविडु वंश का होता है 1570 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक शासन। इसमें दिख रहा है सबसे कम शासन कौन सा वंश करता है? शालू वंश करता है। 1485 से 1505, मतलब केवल 20 वर्षों का शासन होता है। आगे देखते हैं अब एक एक के बारे में। संघ वंश स्थापना हरिहर बुक्का कराता है 1536 ईस्वी में। ये हरिहर बुक्का जो होते हैं वो काम्पली राज्य के मंत्री होते हैं, काम्पली राज्य के मंत्री, काम्पली राज्य के मंत्री होते हैं। और जब काम्पली राज्य पे मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है तो यहाँ से ये बंदी बनाए जाते हैं। बंदी जब बनाए जाते हैं तो ये मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, मतलब मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करा लेते हैं। उसके बाद जब काम्पली राज्य पे उसका नियंत्रण ढीला ढाला होता है थोड़ा सा, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ये हरिहर बुक्का स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, और इनके गुरु विद्यारण्य होते हैं, उनके प्रभाव में आकर ये फिर से हिंदू धर्म में स्थानांतरण, मतलब धर्मांतरण होते हैं। हिंदू धर्म में जब धर्मांतरण कराते हैं तो ये एक नया राज्य विजयनगर साम्राज्य, जिसका वंश होता है संगम वंश, उसकी स्थापना करते हैं। संगम वंश नाम पड़ता है, इनके पिताजी का नाम संगम होता है, संगम इनके पिता होते हैं। किसके पिता होते हैं? हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का के पिता होते हैं संगम। आगे देखते हैं, हरिहर प्रथम पहले शासक बनता है। हरिहर प्रथम ये शासक बनता है, और 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड होता है। 1336 से 1356, लगभग 20 वर्षों का इसका टाइम पीरियड होता है। जब ये इसकी मृत्यु होती है तो इसी का भाई जो संस्थापक भी होता है, संस्थापक में जिसका नाम आता है बुक्का प्रथम, ये शासन करता है, और 1356 ईस्वी से लेकर इसका टाइम पीरियड होता है 1377 ईस्वी तक का, 1377 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड होता है। आगे बढ़ते हैं। हरिहर प्रथम जो होता है वो 1352-53 में मदुरा पर आक्रमण, उसका जो प्रमुख अभियान होता है मदुरा पर आक्रमण, ये इसका प्रमुख अभियान होता है। मदुरा पर अभियान करता है, और इसका जो
दूसरा सफल अभियान होता है, मथुरा पर 2 आक्रमण करता है। एक आक्रमण पहले 1352-53, दोनों आक्रमण जो है इसी टाइम पीरियड के आसपास होता है, 1352 और 53 के बीच में। मथुरा पर 2 आक्रमण करते हैं। पहला आक्रमण करता है और दूसरा आक्रमण भी मथुरा पर करता है। दूसरा आक्रमण सफल होता है, जिस पर पत्नी इसकी क्या नाम होता है, गंगा देवी। गंगा देवी मथुरा विजयम एक ग्रंथ लिखती हैं, मतलब इस युद्ध के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करती हैं, जिसका नाम क्या है, मथुरा विजयम। कौन लिखता है, गंगा देवी लिखती हैं। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो शासक बनता है 1356 में बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जब शासक बनता है, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। उपाधि दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि उपाधियाँ आती रहती हैं। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है बुक्का प्रथम। और यह इसके बाद जो मतलब शासक बनता है बुक्का प्रथम के बाद, इसी का पुत्र होता है हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। इसके बाद शासक बनता है और ये लगभग 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड होता है। 1377 से लेकर 1404 हरिहर प्रथम का। और यह पहला शासक होता है जो महाराजा धीराज का, इस वंश का पहला शासक होता है जो महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। महाराजा धीराज जैसी भारी भरकम उपाधि लेता है। और यह शिव के विरूपाक्ष रूप का मतलब उपासक होता है, मतलब विरूपाक्ष भगवान का उपासक होता है, जिस कारण इसका एक उपाधि और होता है विरूपाक्ष। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेजर अभियान होता है बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध होता है मेजर अभियान, और उसमें गोवा को और बेलगाम कहाँ है, कर्नाटका में। गोवा और बेलगाम को उनसे छीन लेता है। इसका एक मेजर अभियान होता है। आगे बढ़ते हैं। और संघवंश के प्रभावी शासकों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख शासकों के बारे में देवराय प्रथम अगला मतलब शासक होता है, प्रभावी शासक होता है, संघवंश का प्रमुख शासक होता है। इसी के समय में इटली यात्री निकोलो आपको कॉन्टी दोनों मिलेगा। निकोलो कॉन्टी आता है देवराय प्रथम के दरबार में, इटली का यात्री। आगे बढ़ते हैं। संगम वंश का संभवतः सबसे जो प्रतापी शासक होता है वो होता है देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक, जो पहला वंश विजयनगर पर होता है, संगम वंश उसका लगभग सबसे प्रतापी शासक होता है देवराय द्वितीय। एक उपाधि धारण करता है क्या, इमादी देवराय, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, इमादी देवराय। इमाद देवराय की उपाधि धारण करता है कौन, बुक्का प्रथम, सॉरी देवराय सेकंड। इमादी देवराय की उपाधि धारण करता है और ये संभवतः संगम वंश का सबसे प्रभावी शासक होता है। ये संगम वंश का सबसे प्रभावी शासक होता है देवराय सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके दरबार में फारसी राजदूत आता है, फारसी
राजदूत, राजदूत। नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक देव राजदूती के दरबार में आता है फारसी राजदूत बनकर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना दोस्तों। आगे एक अभिलेख में, इसके एक अभिलेख में देव राजदूती के, इसका नाम मिलता है जगवेडकर, जगवेडकर। जगवेडकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। किसका शिकारी? हाथियों का शिकारी, इसका एक अन्य नाम। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है जगवेडकर किसका नाम है? तो जगवेडकर देव राजदूती को दी गई उपाधि है, इसके एक अभिलेख में दिया गया है। देव राजदूती जो संगमवन का सबसे प्रतापी राजा होता है। और मल्लिकार्जुन जो होता है ये अंतिम शासक होता है संगमवंश का, इसे प्रौढ़ देव राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देव राय। किसे कहा जाता है? ये अंतिम शासक होता है, मल्लिकार्जुन नाम होता है, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन नाम होता है। प्रौढ़ देव राय इसका उपाधि होता है। यह संगमवंश का अंतिम शासक होता है, जिसे नरसिंह सालुर, नरसिंह सालुर पदस्थ करके इसे, और मतलब सिंहासन से पदच्युत करके एक नए वंश का, शालू वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? शालू वंश की स्थापना करता है, जो लगभग 1505 ईस्वी तक, 1505 ईस्वी तक बना रहता है। और कब ये पदस्थ करता है? लगभग 1485 ईस्वी में। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो नरसिंह सालू होता है, ये चंद्रगिरी का सामंत होता है, चंद्रगिरी का सामंत होता है, चंद्रगिरी का सामंत होता है नरसिंह सालू का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में जो सालू वंश का अंतिम शासक होता है, क्या होता है? इम्माड़ी नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह। ये इसी नरसिंह सालू का पुत्र होता है। तो इम्माड़ी नरसिंह को पदस्थ करके वीर नरसिंह जो है, वीर नरसिंह इम्माड़ी नरसिंह को पदस्थ करके एक नए वंश को जन्म देता है, जिसका नाम है तुलु वंश, तुलु वंश 1505 ईस्वी में। और यह वंश 1570 ईस्वी तक बना रहता है, 1570 ईस्वी तक बना रहता है। ये देखो आपको याद आ रहा होगा 1505 से 70, इसका मतलब इसी के बीच में 1565 की, जिससे विजयनगर साम्राज्य का लगभग खात्मा हो जाता है, लगभग पतन के रास्ते पे एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है, वो होता है 1565 में। युद्ध का नाम क्या है? आपको याद आ रहा होगा, क्या नाम है? बदनीहट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या तगड़ी का युद्ध, 3 नाम है। तो उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी कुछ देख लेते हैं तुलु वंश के बारे में। तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी में जो इसका एक प्रभावी शासक होता है, प्रमुख शासक होता है, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। यह तुलु वंश का सबसे महान शासक होता है कृष्णदेव राय। और वीर नरसिंह का छोटा भाई होता है, जिसका संस्थापक, तुलु वंश का संस्थापक होता है वीर नरसिंह, उसी का छोटा भाई होता है कृष्णदेव राय। इसके बारे में बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, बाबरनामा में, जो बाबर की आत्मकथा होती है, बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि भारत का संभवतः सबसे महान शासक होता है, सबसे प्रतापी शासक कौन होता है? कृष्णदेव राय। ये बाबर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसी के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस, आपको डोमिंगोस के अलावा डोमिंगो पायस भी मिलेगा।
डोमिंगो पायस। पुर्तगाली आता है किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। तो विजयनगर साम्राज्य में आता है डोमिंगो पायस। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में लगभग इसी के आसपास, मतलब इसी वर्ष या इसी के अगले वर्ष आसपास आता है कौन? बारबोसा। बारबोसा आता है, ये भी पुर्तगाली यात्री होता है जो इसके दरबार में आता है, कृष्णदेव राय के ही दरबार में आता है। आगे बढ़ते हैं। और ये आते कब हैं? लगभग दोनों 1515 ईस्वी के आसपास आते हैं, दोनों 1515 ईस्वी या 1516 ईस्वी के आसपास। मतलब डेट थोड़ा फ्लैक्चुएट होता रहता है इतिहासकारों की वजह से। इतिहासकार कोई कुछ मानते, कोई कुछ, साक्ष्यों पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज, कई मतलब विद्वान रहते थे, 8 विद्वान, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज ये क्या थे? विद्वान थे, अष्ट दिग्गज। तेलुगु साहित्य का इसी मतलब इन्हीं जो अष्ट दिग्गज थे, इनके साहित्यों के कारण, इन जो साहित्य लिखे इसी के कारण इस युग को, मतलब इसको तेलुगु साहित्य का, इसके जो युग है, इसका जो शासन पीरियड है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या स्वर्ण काल कह सकते हो। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। या स्वयं भी कृष्णदेव राय जो था, स्वयं भी विद्वान था, इसने भी पुस्तक लिखे हैं। क्या नाम है? अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद ये तेलुगु में लिखा है, तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में किस में लिखा है? अमुक्त माल्याद जो है तेलुगु भाषा में लिखा है। और एक पुस्तक लिखा है जाम्बवती कल्याणम लिखा है ये, लेकिन संस्कृत में है। संस्कृत में मतलब ये तेलुगु को ही नहीं संरक्षण देते थे, अन्य भाषाओं को भी संरक्षण देते थे। तो इसके 2 प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णदेव राय की, एक आमुक्त मलयाद तेलुगु भाषा में, एक जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय का निर्माण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये नागलपुर नाम के एक नए नगर की स्थापना करता है और हजारा मंदिर जो हम्पी में ही है, और विट्ठल स्वामी के मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर ये इसके प्रमुख निर्माण कार्य होते हैं। नागलपुर नगर की स्थापना करता है, नए नगर की, हजारा मंदिर की स्थापना करता है, विट्ठल स्वामी का मंदिर। ये आपको सब कहाँ मिलेंगे? हम्पी में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ। इसका जो प्रमुख मेजर अभियान होता है, ये गोलकुंडा के शासक मतलब बहमनी टूट कर कई राज्यों में बिखर जाता है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो उसी का लगभग 5 राज्यों में बिखर जाता है। तो उसी की एक राज्य जो गोलकुंडा होता है, उसका शासक जो होता है, उसका संस्थापक भी होता है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को पराजित करता है और गोलकुंडा को ये छीन लेता है। ये कई उपाधियां धारण करता है। क्या कौन सी उपाधि धारण करता है? आंध्र भोज, आंध्र पितामह मतलब आंध्र देश का सबसे बड़ा राजा, आंध्र पितामह, और अभिनव भोज जैसी अनेक उपाधियां धारण करता है। अभिनव भोज उपाधियों से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी होता है, इसका भाई,
ये वीर नरसिंह सिंह का उत्तराधिकारी होता है, उसका भाई होता है, और इसका जो उत्तराधिकारी होता है इसका भाई होता है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। और ये 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक का शासन पीरियड होता है इसका। और तुलु वंश का जो अंतिम शासक होता है, इसके बाद कोई मेजर शासक नहीं होता, इसलिए डिस्कस करना कोई तो मतलब तुक नहीं बनता। डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम शासक के बारे में देख लेते हैं, सदाशिव राय। ये तुलु वंश का अंतिम शासक होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है 1543 से लेकर 1570 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। और इसी के समय में आपको दिख रहा होगा 1543 से 70 का, इसका मतलब इसी के समय में जो मेजर इवेंट होता है, मेजर इवेंट क्या होता है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे मैंने बताया कई और नाम है, कोट्टा या बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोट्टा के पास में राक्षस तंगड़ी मेन स्थान था, कुछ इतिहासकार मानते हैं, मतलब राक्षस तंगड़ी में ही युद्ध हुआ था, तो इस कारण से कई नाम दिए गए हैं, राक्षस तंगड़ी, तालीकोट्टा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, ये कब होता है, 28 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है यह युद्ध, 28 जनवरी 1565 ईस्वी को। इस युद्ध में एक तरफ होता है विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ एक संगठन होता है, गुट होता है, एक तरफ विजयनगर होता है, दूसरी तरफ एक गुट होता है। गुट में बहमनी साम्राज्य के कई सारे राज्य होते हैं, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा या गोलकुंडा, और कौन था, बीदर, अहमदनगर, ये उसके कई राज्य थे, कई राज्यों का गुट था। गुटों ने मिलकर इसको लगभग विजयनगर को लगभग तहस नहस कर दिया था, इसकी राजधानी को एकदम लूट लिया था। और जो शासक तो सदाशिव राय था, लेकिन इसका विजयनगर का नेतृत्व जो कर रहा था वो राम राय कर रहा था, मतलब जो सेना का मेन दायित्व था वो राम राय के हाथ में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1570 ईस्वी में, इसके बाद 1570 ईस्वी में यहाँ से लगभग पतन स्टार्ट हो गया था, बहुत तेज़ी से पतन स्टार्ट किया, बहुत तेज़ी से पतन की ओर विजयनगर बढ़ने लगा था। और 1570 ईस्वी में तिरुमल नाम के एक व्यक्ति द्वारा, एक शासक द्वारा, तिरुमल नाम के एक शासक द्वारा विजयनगर में एक नए वंश अराविडु वंश की स्थापना की जाती है। अराविडु वंश की स्थापना की जाती है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ से एकदम पतन स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान देने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान दे देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी गया है, आपको पता, आपको याद भी होगा, हम्पी जो है इसकी राजधानी है वो विश्व विरासत सूची में है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व विरासत सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य देखेंगे। बहमनी साम्राज्य इसी के पैरेलल चल रहा था, इसी का प्रतिद्वंदी भी था, इन दोनों के बीच में बराबर झड़पें होती रहती थी। इसका जो कारण था, इनका अपना राज्य विस्तार था, अपना दक्षिण भारत में प्रभाव स्थापित करना था, तो इसलिए बराबर झड़पें चलती रहती थी। इसकी स्थापना जो होती है 1347 ईस्वी में, कौन करता है, हसन गंगू करता है। हसन गंगू किस उपाधि किससे करता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से करता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से।
ये इस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। आगे चलते हैं। ये इसकी जो राजधानी बनाता है गुलबर्गा को बनाता है। गुलबर्गा को ये राजधानी बनाता है। इसमें जो पहला प्रभावी जो शासक होता है वो मोहम्मद शाह होता है। कौन होता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम पहला प्रभावी शासक होता है और ये 11 फरवरी 1358 ईस्वी को जब हसन गंगू की मृत्यु होती है उसके बाद शासक बनता है। हसन गंगू की मृत्यु के उपरांत। ये मतलब हसन गंगू का उत्तराधिकारी होता है और प्रथम प्रभावी शासक भी होता है, प्रथम प्रमुख शासक भी होता है मोहम्मद शाह। और इसी के समय में विजयनगर से लड़ाई के समय, विजयनगर से जब लड़ाई हो रहा था इसी के समय में बुक्का के विरुद्ध प्रथम बार बारूद का प्रयोग हुआ था। बुक्का के विरुद्ध प्रथम बार बारूद का प्रयोग हुआ था इसी के समय, इसी के द्वारा। क्या है? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। और 1358 से लेकर ये लगभग 1375 ईस्वी तक ये शासन करता है। आगे बढ़ते हैं। ताजुद्दीन फिरोज। क्या? ताजुद्दीन फिरोज ये बहमनी साम्राज्य का शासक होता है जिसका टाइम पीरियड है 1397 से लेकर 1422 ईस्वी। 1422 ईस्वी। इसका जो मेजर कार्य होता है ये फिरोजाबाद नगर की स्थापना करता है। क्या करता है? फिरोजाबाद नगर की स्थापना करता है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना करता है कौन? ताजुद्दीन फिरोज। और इसी के समय में जो मेजर इवेंट होता है रूसी यात्री आता है, क्या नाम है? निकितन आता है लगभग 1417 ईस्वी में। 1417 ईस्वी में निकितन आता है। निकितन क्या होता है? रूसी यात्री होता है जो बहमनी साम्राज्य में आता है। किसके समय में आता है? ताजुद्दीन फिरोज के समय में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो मेजर हमें ध्यान देने वाली बात है, इवेंट को ध्यान देने वाली बात है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का जो टाइम पीरियड है ये 1422 से लेकर मतलब ताजुद्दीन फिरोज का क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। तो 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड होता है, शासनकाल होता है इसका। और यह राजधानी को जो मेजर कार्य होता है ये राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करता है। राजधानी का स्थानांतरण करता है और बीदर का नया नाम देता है मोहम्मदाबाद। बीदर को नया नाम देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेजर इवेंट है उसे ध्यान देते हैं हम। मेजर इवेंट होता है मोहम्मद तृतीय के काल में मेजर इवेंट क्या होता है? इसका जो प्रधानमंत्री होता है महमूद गवा। इसके प्रधानमंत्रित्व में विजयनगर नहीं बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। ये महमूद गवा के प्रधानमंत्रित्व में मतलब मोहम्मद तृतीय के काल में विजयनगर अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है और ये बहुत प्रभावी होता है। कहते हैं विजयनगर से एक लड़ाई में लगभग जीत चुका था लेकिन इसकी आंखों में तीर लग जाता है जिसके कारण से यह मर जाता है। तो ये कहानी है, इसे ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, क्वेश्चन में नहीं आने वाला। तो महमूद गवा के बारे में पूछ सकता है कि महमूद गवा किसका प्रधानमंत्री था? तो मोहम्मद तृतीय का। ये मेजर इवेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसे मोहम्मद जो तृतीय था इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दिया था।
ख्वाजा जहाँ की उपाधि दिया था। आगे लेते हैं कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है। अंतिम शासक बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है कलीमुल्लाह। क्यों? इसके बाद बहमनी साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य खत्म ना होके बल्कि कई राज्यों में टूट जाता है, छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। तो सभी राज्यों के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। एक चार्ट फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो पहला जो साम्राज्य होता है राज्य होता है बीजापुर। साम्राज्य नहीं, राज्य बोलेंगे इसे। बीजापुर, इसकी स्थापना करता संस्थापक होता है यूसुफ आदिल शाह। और यह आदिल शाही वंश की स्थापना करता है। और ये घटना होती है लगभग 1489 ईस्वी में। 1489 ईस्वी की घटना होती है। दूसरा जो मेजर राज्य होता है वो क्या होता है? अहमदनगर होता है। और इसका जो संस्थापक होता है मलिक अहमद। और यह निजाम शाही वंश की स्थापना करता है। और ये घटना लगभग इसके 1 साल बाद 1490 ईस्वी की घटना है। ये अहमदनगर राज्य बनता है, नया राज्य। इसके बाद बनता है बरार राज्य बनता है। इसका जो संस्थापक होता है कौन होता है? फतेहुल्लाह इमाद शाह। ये इमाद शाह के नाम से इमाद शाही वंश की स्थापना करता है। ये भी लगभग 1490 ईस्वी की घटना है। आगे देख लेते हैं और जो मेजर राज्य है उसके बारे में। इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए देखना जरूरी है। उसके बाद गोलकुंडा का जो संस्थापक होता है वो कुली कुतुब शाह होता है। और इसी नाम पर अपने कुतुब शाही वंश की स्थापना करता है। ये जो घटना होती है, ये जो कार्य होता है, इवेंट होता है, ये लगभग 1512 ईस्वी का इवेंट है। 1512 ईस्वी। सबसे लास्ट में जो राज्य बनता है वो बनता है बीदर। इस तरह से 5 राज्य बनता है बीदर का। देख लेते हैं संस्थापक कौन होता है? अली बरीद होता है। और ये बरीद शाही वंश की स्थापना करता है, बरीद शाही वंश की। और ये जो घटना होती है लगभग 1526 ईस्वी की है। 1526 ईस्वी की घटना है। ये सारे लगभग 5 राज्यों में टूट जाते हैं और बाद में यही मिलकर 1565 ईस्वी में क्या करते हैं? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को लगभग समाप्त कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करवाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन में डालता है। आयोग क्या होता है, कभी कभी आयोग कन्फ्यूजन में डालता है। तो उसके बारे में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं इनके बारे में। विजयनगर जो साम्राज्य था उसके बारे में इधर देख लेंगे, विजयनगर। और इधर बहमनी साम्राज्य के बारे में तुलनात्मक अध्ययन। इसकी जो स्थापना होता है 1326 ईस्वी में, उसका 1347 ईस्वी में। क्या 1347 है, सॉरी 1347 ईस्वी में। इसकी राजधानी हम्पी बनती है। इसकी राजधानी गुलबर्गा बनती है। ये हिंदू राज्य होता है और ये मुस्लिम राज्य होता है।
मुस्लिम राज्य होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं। इसकी जो मुद्रा होती है पैगोडा होती है, पैगोडा होती है। और इसकी मुद्रा क्या होती है? ऊड़ होती है, ऊड़। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। इसके साम्राज्य कैसे बटे हुए थे? साम्राज्य जो थे, साम्राज्य वो किस में बटे हुए थे? प्रांत में। और प्रांत किस में बटे हुए थे? कोट्टम, कोट्टम में, जिसे वलनाडु, वलनाडु कहा जाता था। और जो कोट्टम होते थे ये नाडु में विभक्त थे, नाडु में विभक्त थे। नाडु जो होते थे वो मेला ग्राम में, मेला ग्राम में विभक्त थे। और जो मेला ग्राम थे एक ग्राम में, एक ग्राम में विभक्त थे। अब एक एक के ये शासन की मूलभूत इकाई थी, सबसे छोटी इकाई शासन की। मेला ग्राम होता था जो कई गांवों का समूह होता था, लगभग कई लोग कहते हैं 50 गांवों का समूह, 50 ग्रामों का समूह होता था। और नाडु के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। उसके बाद ये संभवतः इसके बीच का मतलब ये जिला होता था, जिला होता था। तो ये इस दोनों के बीच का कोई रहा होगा भाग, लगभग तहसील के आसपास, तहसील की तरह, जैसे आजकल तहसील होती है, ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। और प्रांत जो होता था वो राज्य होता था। अब इनके बारे में देख लेते हैं, बहमनी साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य जो होता था वो मेजर 4 प्रांतों में विभक्त था, 4 प्रांतों का शासन होता था और अधिक केंद्रीकृत था। या तो देख लेते हैं 4 राज्य कौन कौन से थे। ये दौलताबाद का जो प्रमुख होता था इसे कहा जाता था मनसद आली, मनसद ए अली, मनसद ए अली। आपको आली भी मिलेगा, मनसद ए आली, अली। तो जो भी होगा आप वही ध्यान देना, अली या आली। आगे देख लेते हैं दूसरा। पहला क्या था? दौलताबाद। आगे देख लेंगे, आगे कौन था? बीदर। बीदर के जो प्रमुख होते थे उस आजम ए हुमायूं, आजम ए हुमायूं कहा जाता था। आगे देख लेते हैं बरार। बरार का जो प्रमुख होता था इसे भी मनसद ए आली कहा जाता था, मनसद ए आली। तो मनसद ए आली 2 को बोला जाता था, 2 के प्रमुख को बोला जाता था, एक बरार के प्रमुख को, एक दौलताबाद के प्रमुख को। ध्यान देना दोस्तों। आगे गुलबर्गा, जो सबसे प्रमुख भी था। इसके जो प्रमुख होते थे इन्हें मलिक नायब कहा जाता था। तो इस तरह से हम उसका तुलनात्मक अध्ययन भी देख लिए दोनों साम्राज्यों के बारे में। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो पॉलिटी पर आएगा और उसमें संवैधानिक विकास के बारे में होगा, संवैधानिक विकास के बारे में होगा। तो ये हमारा 9वां वीडियो होगा। इसके बाद आएगा जो वो मुगल साम्राज्य पर होगा, वो हो सकता है बड़ा वीडियो बन जाए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए आपकी, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। तैयारी से घबराना नहीं है, इस समय ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। अपने जो पहले से बुक फॉलो करते थे उसे फॉलो करना, नई बुक मत लेना, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ दोस्तों। तो उसी बुक को फॉलो करना, और कभी अगर उबते हो तो कोई भी वीडियो एक जिसे आप फॉलो करते हो, ज़रूरी नहीं मेरा ये वीडियो, लेकिन जो वीडियो आप फॉलो करते हो उस पर विश्वास करना, उसे फॉलो करते रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।